2026 में आई एक नई साउथ इंडियन क्राइम मूवी जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 है और ये एक सच्ची घटना पर बनी है। फिल्म की शुरुआत में हमें 2010 के एक रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। ट्रेन के अंदर एक फैमिली बैठी है जिसमें एक लड़का और लड़की अपने मम्मी पापा के साथ हैं। तभी अचानक एक आफत आ जाती है। खिड़की के पास बैठी छोटी बच्ची सबके सामने अचानक गायब हो जाती है। घरवाले पूरा डिब्बा छान मारते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। सीन बदलता है। अब हमें एक पुलिस अफसर दिखता है जिसका नाम अजीत है। ये वही छोटा लड़का है जिसकी बहन सफर में खो गई थी। वो आज भी उस हादसे के बुरे सपने देखता है। उदास होकर वो खाने की टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसकी वाइफ याद दिलाती है कि आज थाने में ज्वाइनिंग का पहला दिन है। जिस पुलिस स्टेशन में अजीत जा रहा है वहां के अफसरों से मिल लीजिए। जय और मधु दोनों ASI हैं और धर्मा सर यहाँ के सीनियर SI हैं। अजीत भागते भागते पहुंचता है क्योंकि पहले ही दिन लेट हो गया था। लेट आने पर धर्मा सर से उसे डांट भी सुननी पड़ती है। फिर थाने में परेड होती है। जय और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि शादी के काफी साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर बताता है कि इस बार भी रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं, अगले 3 महीने इलाज चालू रख सकते हैं। थाने में नॉर्मल कामकाज चल रहा है। लोग आकर अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तभी मधु के पास एक कंप्लेंट आती है लेकिन उसे हिंदी नहीं आती इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाता। अजीत ये देख लेता है। उसे हिंदी आती थी तो वो फोन उठाकर कंप्लेंट लिख लेता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉल था। बेलुरु शहर में एक जली हुई बॉडी मिली है जो किसी 45 साल के आदमी की है। फोन रखकर अजीत अपने साथी को सलाह देता है कि उसे भी हिंदी सीख लेनी चाहिए क्योंकि केरल में अलग अलग राज्यों से लोग काम करने आ रहे हैं। अगले दिन अजीत को खबर मिलती है कि उसके इलाके में एक डेड बॉडी मिली है। वो टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचता है और देखता है कि कुएं में लाश पड़ी है। बाहर निकालने पर पता चलता है कि वो किसी लड़की की बॉडी है जो 3-4 दिन पुरानी होने की वजह से बहुत सड़ चुकी है और बदबू मार रही है। अजीत ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं उल्टी कर देता है। मधु सर हंसते हुए पास आते हैं और कहते हैं नया नया है, थोड़ा टाइम बीतेगा तो सब आदत हो जाएगी। सीनियर SI धर्मा सर आकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। धर्मा सर अजीत को लड़की के हाथ पर बना एक टैटू दिखाते हैं जो कन्नड़ भाषा में लिखा था, यानी ये लड़की कर्नाटक से केरल काम करने आई थी। इसलिए धर्मा सर अजीत को बाहर से आए मजदूरों की बस्ती में जाकर छानबीन करने और साथ में अनुभवी ASI जय को ले जाने को कहते हैं। अफसर जय मौके के आसपास पूछताछ करके पता लगाता है कि यहाँ अलग अलग राज्यों से लोग अस्थायी काम करने आते हैं। वो अजीत से उन जगहों की एक लिस्ट निकालने को कहता है। दूसरी तरफ हमें बड़े अफसर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि चूंकि ये एक लड़की की डेड बॉडी है इसलिए इस केस को जल्दी सॉल्व करना होगा। वो इसकी जिम्मेदारी नए ज्वाइन हुए अजीत को सौंपता है और धर्मा सर को उस पर नजर रखने को कहता है। जय और अजीत बस्तियों में जाकर पूछताछ शुरू करते हैं लेकिन वहां का कोई भी इंसान उस बॉडी के बारे में कुछ नहीं बता पाता। बस्ती के बिल्कुल आखिर में रहने वाली एक लड़की फोटो देखकर पहचान लेती है। वो बताती है कि वो लड़की उन्हीं के साथ सामने वाली बिल्डिंग में काम करती थी और उसका नाम शोभा है। वो ये भी बताती है कि शोभा का एक बेटा और एक बेटी है तथा उसका पति फिल्म प्रोडक्शन में काम करता है। जब वो टैटू उस लड़की को दिखाया जाता है तो वो बताती है कि यहाँ कन्नड़ भाषा में राजू नाम लिखा है। गांव से निकलकर अजीत उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां शोभा काम करती थी। ठेकेदार को शोभा की फोटो दिखाने पर वो पहचान लेता है। ठेकेदार बताता है कि शोभा के पति का नाम राजू है और वही उसे काम पर छोड़कर गया था लेकिन उनका कोई फोन नंबर उसके पास नहीं है। वे लोग यहाँ रेलवे लाइन के पास एक छोटे से टीन के मकान में रहते थे। वहां से एड्रेस लेकर अजीत और जय उस घर पहुंचते हैं। वहां थोड़ी खोजबीन करने पर जय सर को एक फोटो मिलती है जिसमें एक एक्टर के साथ शोभा और उसका पति खड़े हैं, साथ में उनके दोनों बच्चे भी हैं। उस फोटो के नीचे स्टूडियो का नाम और एड्रेस लिखा था जो कर्नाटक के किसी जिले का था। अजीत जब वो फोटो ठेकेदार को दिखाता है तो वो भी कंफर्म कर देता है कि यही आदमी शोभा को काम पर लाया था। सीनियर अफसर कुछ दिन शहर से बाहर रहने वाला है इसलिए वो अजीत को अपने साथ किसी सीनियर अफसर को ले जाने और केस को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश देता है। अजीत जय को अपने साथ लेता है और कर्नाटक जाने का प्लान बनाता है। जय सर तब उसे बताते हैं कि कर्नाटक यहाँ से काफी दूर है, अगर ट्रेन से चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। मगर उस बचपन वाले हादसे के बाद से अजीत के दिल में ट्रेन को लेकर एक खौफ बैठा हुआ था। वो ये बात छिपाकर जय सर को बस से चलने के लिए मना लेता है। बस से सफर करके वे उस गांव पहुंचते हैं और वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वहां से 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर वे उस फोटो स्टूडियो की तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें वो स्टूडियो मिल जाता है। वहां के कर्मचारी को फोटो दिखाने पर वो पहचान लेता है कि ये तस्वीर उन्हीं की दुकान से खींची गई है। हालांकि वो बताता है कि ये पति पत्नी इस गांव के नहीं है।
पास के गांव चित्रहल्दी से बहुत से लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, शायद वे वहीं के हों। अजीत और जय तुरंत चित्रहल्दी गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। जय सर सिगरेट जलाकर बाहर निकलते हैं, तभी एक आदमी उनसे माचिस मांगता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही राजू था जिसे वे इतनी देर से ढूंढ रहे थे। राजू को बस में बैठाकर केरल लाया जा रहा है। सफर के दौरान वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो और शोभा पहली बार बस में मिले थे, जहां धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। कुछ ही समय में उनके 2 बच्चे भी हो गए। सब कुछ बहुत बढ़िया और खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राजू के खिलौने का बिजनेस डूब गया और उनकी माली हालत बेहद खराब हो गई। तब शोभा ने अपने एक दूर के रिश्तेदार का पता दिया, जिसने उनके रहने के लिए एक घर का इंतजाम कर दिया और राजू को फिल्म प्रोडक्शन में छोटा मोटा काम भी दिलवा दिया। वो दूर का रिश्तेदार गणेश था। राजू बताता है कि फिल्म प्रोडक्शन के काम के प्रेशर की वजह से उसे ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही रहना पड़ता था और हफ्ते में जो एक दिन छुट्टी मिलती थी उसे वो शराब पीकर बिता देता था। इस वजह से अपनी फैमिली के साथ उसका धीरे धीरे लगाव कम होने लगा। इसी बात का फायदा उठाकर गणेश उसकी पत्नी और बच्चों के काफी करीब आ गया। राजू आगे बताता है कि एक रात जब वो काम खत्म करके बहुत देर से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ गणेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ये सब बोलते बोलते वो रो पड़ता है, फिर उसे पानी पिलाकर शांत कराया जाता है। इसके बाद राजू दोबारा बताता है कि उस घटना के बाद वे लोग भागकर इस नए पते पर आ गए थे। यहां शोभा बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों और राजू की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। लेकिन ये खुशी भी लंबे समय तक नहीं टिकी, क्योंकि एक दिन काम से लौटने पर राजू ने देखा कि गणेश यहां भी आ पहुंचा है। शोभा से नफरत की वजह से वो अपने बेटे और बेटी को लेकर वहां से भाग निकला और अपने गांव में बहन के पास बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। उस बात को अब 1 साल बीत चुका है और उसने शोभा से कोई नाता नहीं रखा। जब राजू को वो डेड बॉडी दिखाई जाती है तो वो पहचान लेता है कि ये उसी की पत्नी है। इसके बाद पुलिस उसके साइन करवाकर बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करती है और उसे जाने देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बताता है कि बॉडी के सिर के पीछे चोट का एक निशान है। ये कुएं में गिरते टाइम किसी ईंट से टकराने की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी ने सिर पर वार करके उसे कुएं में फेंका हो। दोनों बातें मुमकिन हैं। अजीत तब कहता है कि इसका मतलब मर्डर की गुंजाइश भी हो सकती है। अजीत सर अपनी केबिन में पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट थोड़ा ध्यान से पलटकर देखते हैं। उसी टाइम मधु सर आकर बताते हैं कि राजू की फैमिली से लोग सर से मिलने आए हैं। अजीत सर उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं। वहां राजू के माँ बाप सर को बताते हैं कि क्या उनके बेटे का कोई सुराग मिला, क्योंकि पिछले 1 साल से उन्हें अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली है। ये सुनकर अजीत सर कहते हैं, क्यों? वो तो कुछ ही दिन पहले अपने बच्चों को गांव वाले घर पर बहन के पास छोड़कर आया है। वहां मौजूद राजू की बहन बताती है कि उसके पास तो कोई बच्चा नहीं है। अजीत सर पूछते हैं कि क्या राजू की कोई और बहन है? तब उसके माँ बाप मना कर देते हैं कि नहीं, राजू की कोई दूसरी बहन नहीं है। उसकी इकलौती बहन यही है जो सामने खड़ी है और राजू ने इसे किसी भी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं दी थी। यह बात सुनकर अजीत बेहद हैरान हो जाता है। फिर वो फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही तुम्हारा बेटा राजू है? वहां खड़े माँ बाप कहते हैं कि नहीं, ये राजू नहीं है। और यही हमें असली शौक देने वाली खबर पता चलती है कि जो खुद को राजू बता रहा था वो दरअसल राजू है ही नहीं। लेकिन वो कौन है, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। ये बात जब अजीत अपने सीनियर अफसर को बताता है तो सीनियर अफसर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन्हें 24 घंटे का टाइम देता है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। दूसरी तरफ उस नकली राजू बने शख्स को दिखाया जाता है जो बैठकर ताश खेल रहा है। पुलिस ढूंढते ढूंढते उसके गांव पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर नकली राजू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजीत सर उसका पीछा करके उसे जंगल से पकड़ लाते हैं। थाने लाकर जब उससे पूछताछ होती है कि असली कहानी क्या है, तब हमें सच पता चलता है। दरअसल ये शोभा का दूर का रिश्तेदार गणेश है और जिसे ये गणेश बता रहा था वो शोभा का असली पति राजू था। कहानी पूरी वही रहती है, बस फर्क इतना है कि जिसे हम अब तक राजू समझ रहे थे वो गणेश है और जिसे गणेश समझा जा रहा था वो राजू था। उस रात दरअसल राजू घर लौटकर देख लेता है कि उसकी पत्नी गणेश के साथ अवैध संबंध में है। वो बिना कुछ बोले वहां से कहीं दूर चला जाता है और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलता। गणेश बताता है कि उस हादसे के बाद वो शोभा और उसके दोनों बच्चों को लेकर इस नए गांव आ गया था। एक दिन जब गणेश काम से घर लौटकर पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, तो शोभा बताती है कि उनका असली बाप उन्हें अपने साथ ले गया है। शोभा उसे ताना मारते हुए बेइज्जत करती है कि तुम कौन से उनके असली बाप हो जो तुम्हें इतनी चिंता हो रही है। ये बात सुनकर गणेश को भयानक गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शोभा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। शोभा बैलेंस खोकर गिर पड़ती है और सिर पर चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर गणेश घबरा जाता है और पुलिस से बचने के लिए रात के वक्त शोभा की बॉडी को जंगल में जलाने ले जाता है।
मगर उसी वक्त गांव के कुछ लोग पूजा के सिलसिले में जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। वे उसे देख न लें, इस डर से गणेश बॉडी को कुएं की मुंडेर पर टिकाकर रख देता है और खुद दूर जाकर छिप जाता है। लेकिन संतुलन बिगड़ने से बॉडी वहीं से सीधे कुएं के अंदर गिर जाती है। अजीत और थाने के बाकी पुलिस वाले गणेश को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जिला जेल भेज देते हैं। उधर सीनियर अफसर केस को इतनी फुर्ती से सुलझाने के लिए पूरी टीम की जमकर तारीफ करता है। मगर अजीत के दिमाग में एक सवाल अब भी अटक रहा था कि उन दोनों मासूम बच्चों का आखिर क्या हुआ। सीनियर अफसर समझाता है कि जब तक बच्चों की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, तब तक आधिकारिक तौर पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। फिर सीन बदलता है। रात की एक पार्टी दिखाई जाती है जो केस खत्म होने की खुशी में रखी गई थी। सब जश्न मना रहे थे, मगर अजीत उदास बैठा था। वहां मौजूद जय सर उसे समझाते हैं कि वे लोग भी कानून के दायरे में बंधे हैं, उससे बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आती है। थाने में एक दिन मधु सर के पास दोबारा फोन आता है। कॉल हिंदी में होने के कारण जय सर बात करके रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लिखते लिखते अचानक उन्हें उस पहली कंप्लेंट की याद आती है जिस दिन कर्नाटक से खबर आई थी कि बेलूरू गांव में एक जली हुई लाश मिली है जो किसी 40-45 साल के पुरुष की थी। तभी अजीत का दिमाग सनक जाता है। उसे याद आता है कि गणेश ने कहा था कि वो बच्चों को बेलूरू में छोड़कर आया है, जबकि जब उसके घरवाले आए थे तो उन्होंने बताया था कि वे चित्रहल्दी में रहते हैं और बेलूरू तो बस एक घना जंगल है। ये बात खटकते ही अजीत को शक हो जाता है कि बेलूरू में जो जली हुई बॉडी मिली थी वो जरूर राजू की ही होगी। अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए वो उस थाने के अफसर से मिलता है और केस की छानबीन शुरू करता है। पूछताछ में पता चलता है कि मौके से एक लालटेन मिली थी, मगर बॉडी पूरी तरह झुलस जाने की वजह से पहचान नहीं हो सकी थी। उस लालटेन पर एक स्टिकर चिपका हुआ था जिससे दुकान का एड्रेस मिल जाता है। अजीत जब उस दुकान पर पहुंचकर पूछता है कि ये लालटेन किसने खरीदी थी, तो दुकानदार बताता है कि ऐसी 20 लालटेन का बल्क ऑर्डर एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने अपने गाने की शूटिंग के लिए दिया था। अजीत तुरंत अलग अलग प्रोडक्शन हाउस जाकर छानबीन करने लगता है। आखिरकार एक प्रोडक्शन वाले पहचान लेते हैं कि हाँ, गणेश उनके यहाँ काम करता था। वहां उस गाने का वीडियो एल्बम भी मिल जाता है जिसमें वही लालटेन इस्तेमाल हुई थी। ये ठोस सबूत हाथ लगते ही पुलिस गणेश को वापस थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ करती है। तब असली खौफनाक सच सामने आता है। गणेश को वो लालटेन पसंद आ गई थी, इसलिए उसने अपने पास रख ली थी। जिस रात राजू ने अपनी पत्नी को गणेश के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, उसके बाद वो शोभा से मारपीट कर रहा था। गणेश छिपकर ये सब देख रहा था। इसके बाद गणेश और शोभा ने मिलकर राजू को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। एक रात गणेश ने राजू को जमकर शराब पिलाई, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लाश को जलाने के लिए वो उसी जंगल में ले गया, लेकिन बॉडी जलाते वक्त गलती से लालटेन की आग गणेश के हाथ पर लग गई, जिससे हड़बड़ाहट में लालटेन वहीं छूट गई और वही एक गलती आज पुलिस को गणेश तक खींच लाई। अजीत सर तब गणेश से पूछते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो उसने शोभा को क्यों मारा। गणेश बताता है कि शोभा उसके गांव वाले घर चलना चाहती थी और खुद को उसकी बीवी का दर्जा देने की जिद कर रही थी। मगर गणेश की अपने गांव में पहले से एक पत्नी थी, इसलिए वो किसी भी हाल में शोभा को वहां ले जाने को तैयार नहीं था। इस पर शोभा गणेश को धमकी देने लगी कि अगर उसने उसे पत्नी का हक नहीं दिया तो वो राजू के मर्डर का पूरा सच सबके सामने उगल देगी। इस ब्लैकमेलिंग से घबराकर गणेश ने शोभा को भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद वो लाश को जलाने के लिए जंगल ले गया था, जहां हड़बड़ी में वो कुएं के अंदर गिर गई। अजीत सर पूछते हैं कि उसने दोनों मासूम बच्चों का क्या किया। गणेश बताता है कि शोभा की बॉडी कुएं में गिरने के बाद वो फौरन गांव भागने की नीयत से घर लौटा और अपने कपड़े पैक करने लगा। मगर ठीक उसी वक्त वो छोटी बच्ची जाग गई और बोली कि उसे भूख लगी है। बच्चों का मासूम चेहरा देखकर उसका दिल पसीज गया और वो उन्हें छोड़कर नहीं भाग सका। उसने अपने हाथों से दोनों को खाना खिलाया। आगे वो बताता है कि उन्हें रखने के लिए वो अनाथ आश्रम भी गया था, लेकिन किसी भी आश्रम ने बच्चों को लेने से साफ मना कर दिया। आखिरकार कोई दूसरा रास्ता न देखकर उसने एक खौफनाक कदम उठाया। बच्चों को उनकी मां के पास ले जाने का झांसा देकर वो रेलवे स्टेशन लाया और मुंबई जाने वाली किसी ट्रेन में बिठा दिया। इसके बाद उसे नहीं पता कि बच्चों का क्या हुआ। पुलिस जब स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो गणेश का कहा हर शब्द सच साबित होता है। सीनियर अफसर अजीत की पीठ थपथपाता है कि उसने एक साथ दो मर्डर केस सुलझा दिए। लेकिन अजीत जब फिर से बच्चों के बारे में पूछता है तो सीनियर सर समझाते हैं कि यहां से मुंबई बहुत दूर है और बच्चे बेहद छोटे हैं, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी बच्चों की तस्वीरें तमाम थानों में भिजवा दी गई हैं, कोई भी सुराग मिलते ही उसे खबर कर दी जाएगी। अजीत घर लौटकर अपनी पत्नी से सलाह लेता है कि वो खुद उन बच्चों को ढूंढने की जिम्मेदारी उठाएगा। उसकी पत्नी भी इस बात में उसका पूरा साथ देती है।
अजीत सबसे पहले अलग अलग अनाथ आश्रमों में जाकर छानबीन करता है कि हाल फिलहाल में कोई छोटे भाई बहन वहां आए हैं या नहीं। इसके अलावा वो मोबाइल से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तस्वीरें पोस्ट करके नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता है कि कोई सुराग मिले तो फौरन खबर करे। जब वहां से भी कोई रास्ता नहीं निकलता तो अजीत अपने दिल के खौफ को दरकिनार करके ट्रेन से मुंबई जाने का फैसला करता है। वो मुंबई जाने वाले रास्ते के हर स्टेशन पर उतर कर लोगों से पूछता है कि क्या किसी ने इन मासूमों को देखा है। दिन रात एक करते हुए पूरा हफ्ता बीत जाता है, मगर हाथ कुछ नहीं लगता। आखिरकार हार मानकर वो घर लौट आता है। तभी मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है कि उसकी भेजी तस्वीरों से मिलते जुलते 2 बच्चे मिले हैं। हालांकि उनकी सही पहचान के लिए अजीत को खुद मुंबई आना पड़ेगा। अजीत और जय तुरंत मुंबई रवाना होते हैं और धारावी थाने की सीनियर मैडम से मुलाकात करते हैं। मैडम बताती हैं कि यहाँ बच्चों की तस्करी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, जिसे एक खतरनाक गैंग चलाता है। अगर बच्चे अभी तक शहर के भीतर होंगे तो उन्हें सही सलामत छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन अगर देश के बाहर स्मगल कर दिए गए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अजीत उस सीनियर मैडम से सवाल दागता है कि उनके इलाके में इतना बड़ा गैर कानूनी धंधा चल रहा है, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। मैडम समझाती हैं कि पूरे सिस्टम को एक ही रात में नहीं सुधारा जा सकता। अगर वो जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगी तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, उल्टे उनका ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए वो सिस्टम के अंदर रहकर धीरे धीरे उस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही हैं। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, उन्होंने गैंगस्टरों के साथ एक डील कर रखी है ताकि वे अपनी हद में रहें। इसके बाद एक पुलिस वाला अजीत और जय को धारावी की संकरी गलियों में ले जाता है और उस इलाके के मेन सरगना के सामने खड़ा कर देता है। ये वही लोकल लीडर है जो सारे गैर कानूनी कारनामों को अंजाम देता है। वहां वो पुलिस अफसर सीनियर मैडम का नाम लेकर उसे हड़काया है और केरल से आए उन दोनों बच्चों को तुरंत रिहा करने का हुक्म देता है। शुरुआत में वो गुंडा किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होता, मगर बाद में मान जाता है। इसके बाद वो अजीत और जय को एक कमरे के भीतर ले जाता है। वहां का नजारा देखकर होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा छोटे छोटे मासूम बच्चों से भरा पड़ा था, जिन्हें अलग अलग रेलवे स्टेशनों से किडनैप करके लाया गया था। उसी कमरे के एक कोने में अजीत को वे दोनों भाई बहन नजर आ जाते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उन्हें स्टेशन पर ट्रेन में अकेला छोड़ा गया था, तब से बड़ा भाई अपनी छोटी बहन का पूरा ख्याल रख रहा था और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अजीत उन दोनों बच्चों को उस चंगुल से सही सलामत छुड़ाकर अपने गांव ले आता है और आखिर में स्क्रीन पर वही असली तस्वीर दिखाई जाती है जिस पर यह पूरी कहानी आधारित थी।